हमारी वंशावली होमो, लैटिन में मनुष्य का अर्थ, लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले पहली बार प्रकट हुई, जिसका प्रारंभिक प्रतिनिधि होमो हैबिलिस था। इन प्राचीन पूर्वजों का जीवन अत्यंत कठोर था। लगभग 1 मिलियन वर्षों तक वे और अन्य प्राचीन मानव प्रजातियां इस कठिन वातावरण और खतरनाक शिकारी जीवों का सामना करते रहे, जो बुजुर्गों और बच्चों दोनों के लिए लगातार खतरा बने रहते थे। हालांकि मनुष्य के प्रकट होने के लगभग 8 लाख वर्ष बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब एक नई मानव प्रजाति का उदय हुआ। होमो इरेक्टस की ओर लौटते हैं। इस प्राचीन मानव प्रजाति का प्रभाव न केवल मानव विकास के इतिहास में गहरा है, बल्कि उनके खोजे जाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण है। उनकी जीवाश्मों की खोज आंशिक रूप से संयोग से हुई, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में एक लोकप्रिय सिद्धांत से हुई कि मनुष्य की उत्पत्ति एशिया में हुई थी। इसका कारण यह था कि एशिया यूरोप और अमेरिका के बीच स्थित है, जिससे प्रवास के मार्गों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। यद्यपि इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं थे, फिर भी इस सिद्धांत ने कई खोज अभियानों को प्रेरित किया। विशेष ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया पर केंद्रित हुआ, जहां एक मानव विज्ञानी ने 1891 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक महत्वपूर्ण जीवाश्म नमूना खोजा। इस नमूने, जिसे आज जावा मैन कहा जाता है, में खोपड़ी का एक हिस्सा और जांघ की हड्डी शामिल थी। इसके खोजकर्ता यूजीन डुबोआ का मानना था कि यह एक ऐसे वानर मानव का प्रमाण है जो सीधे चल सकता था। हालांकि उस समय उनकी खोज को स्वीकार नहीं किया गया। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में सीमित ज्ञान के कारण ये जीवाश्म धीरे धीरे भुला दिए गए, जब तक कि 20वीं सदी में चीन में इसी तरह के कई जीवाश्म नहीं मिले, जिनमें दांत और खोपड़ी के टुकड़े शामिल थे, जिन्हें पेकिंग मैन कहा गया। वैज्ञानिकों ने इनकी जावा मैन से स्पष्ट समानता देखी। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये नमूने एक ही वंश के हैं, और साथ ही यह भी निर्धारित किया कि वे मानव विकास की प्रक्रिया में अलग अलग प्रजातियां हैं। होमो नाम के कारण इन दोनों समूहों को एक ही प्रजाति के अंतर्गत रखा गया, जिसे होमो इरेक्टस कहा गया, जिसका अर्थ है सीधे खड़े होने वाला मनुष्य। इस नाम को तब और मजबूती मिली जब अधिक पूर्ण जीवाश्म खोजे गए, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि उनके पैर, पांव और रीढ़ की संरचना 2 पैरों पर चलने और दौड़ने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित थी। हालांकि पहले यह माना जाता था कि यही सबसे प्राचीन होमो प्रजाति है जो सीधे चल सकती थी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। फिर भी होमो इरेक्टस में आधुनिक मनुष्यों से अधिक मिलती जुलती कई विशेषताएं थीं, जैसे अपेक्षाकृत सपाट चेहरा, उभरी हुई नाक और अंगों का ढांचा जो हमारे जैसा था। उनका शरीर अनुपात संतुलित था और संभवतः उनके शरीर पर कम बाल थे, जिससे उनका बाहरी रूप होमो सेपियंस से काफी मिलता जुलता था। इसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी मौजूद थे। होमो इरेक्टस का कंकाल, विशेष रूप से खोपड़ी के नीचे का हिस्सा, आधुनिक मनुष्यों की तुलना में अधिक मोटा और मजबूत था। साथ ही चेहरे की संरचना और लिंग के बीच शारीरिक अंतर, यौन द्विरूपता में भी कुछ भिन्नताएं थीं। ये विशेषताएं पूरी प्रजाति में देखी जाती थीं, लेकिन अलग अलग समूहों में इनमें भिन्नता भी पाई जाती थी। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण होमो इरेक्टस कई उप प्रजातियों में विभाजित हो गया, जिनमें 27 से अधिक समूहों का उल्लेख मिलता है। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाए गए हैं। विशेष रूप से गुफाओं, दरारों और जंगलों जैसे क्षेत्रों में यह व्यापक वितरण और भी रोचक हो जाता है, जब डेटिंग तकनीकों से पता चलता है कि लगभग 20 लाख वर्ष पुराने सबसे प्राचीन होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों में लगभग एक ही समय पर मौजूद थे। इसने मानव उत्पत्ति और प्रवास के मार्गों को लेकर कई बहसों को जन्म दिया। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि होमो इरेक्टस अफ्रीका में होमो हैबिलिस या किसी अन्य प्रारंभिक होमो प्रजाति से विकसित हुआ और फिर जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में फैल गया। हालांकि 2011 के एक अध्ययन ने एक विपरीत परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि एशिया की एक आबादी
पहले होमो इरेक्टस में विकसित हुई और बाद में अफ्रीका और यूरोप की ओर वापस प्रवास कर गई। फिर भी इस परिकल्पना की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वर्तमान में अधिकांश साक्ष्य अभी भी अफ्रीकी उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। हालांकि नई खोजें लगातार इस प्रजाति से जुड़े कई सवाल उठाती रहती हैं। केवल मानव हड्डियां ही नहीं, बल्कि उनके साथ पाए गए पशु जीवाश्म भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। विशेष रूप से मध्यम और बड़े आकार के जानवरों की हड्डियों की उपस्थिति यह संकेत देती है कि होमो इरेक्टस संभवतः शीर्ष शिकारी के रूप में कार्य करता था। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, क्योंकि इससे पहले मनुष्य कभी भी खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नहीं था। कई पुरातात्विक स्थलों पर गैंडे, दरियाई घोड़े, जंगली सुअर, हिरण, घोड़े और हाथी जैसे जानवरों की हड्डियां बड़ी संख्या में मिली हैं। यहां तक कि वे जानवर भी जो कभी मनुष्यों का शिकार करते थे, होमो इरेक्टस के शिकार बन गए। उदाहरण के लिए केन्या में मिले जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि उन्होंने मगरमच्छों का भी शिकार किया। होमो इरेक्टस के शिकार और भोजन की आदतों में इस स्पष्ट परिवर्तन ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और इस प्राचीन मानव प्रजाति के व्यवहार और अनुकूलन क्षमता के बारे में कई नए प्रश्न खड़े किए। कई वर्षों की शोध के बाद वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ना शुरू किया जिनसे होमो इरेक्टस की एक स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आई। सबसे पहले जिन पहलुओं को समझा गया उनमें से एक था उनके शरीर का आकार। विकास की प्रक्रिया में इस प्रजाति का कदकाठी काफी बढ़ गया था। कुछ व्यक्तियों की ऊंचाई लगभग 1.85 मीटर तक हो सकती थी। वे न केवल लंबे थे, बल्कि उनका शरीर मजबूत और सुदृढ़ था, जिसमें मोटी और बेहद मजबूत हड्डियां थीं, जो पहले की मानव प्रजातियों की तुलना में कहीं अधिक विकसित थीं। इस मजबूत कंकाल संरचना ने उन्हें शिकार के दौरान बड़ा लाभ दिया। वे तेज टक्कर और गिरने जैसी परिस्थितियों को बिना गंभीर चोट के सहन कर सकते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सहन शक्ति थी। आधुनिक मनुष्यों की तरह होमो इरेक्टस के पास पसीने की ग्रंथियां थीं, जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करती थीं, और उनके पैर लंबी दूरी तक दौड़ने के लिए अनुकूलित थे। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि वे अत्यंत सहनशील धावक थे, जो लंबे समय तक पीछा करके शिकार करने की रणनीति अपनाते थे। यह रणनीति शिकार का लगातार पीछा करने पर आधारित थी, जिससे वह थक कर चूर हो जाए या हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए और अंततः पकड़ा जा सके। संभव है कि वे शुरुआत में ही शिकार को घायल कर देते थे ताकि उसका भागना धीमा हो जाए। ऐसे घाव देने में उनकी एक और महत्वपूर्ण क्षमता काम आती थी, औजारों का उपयोग। बुद्धि के मामले में होमो इरेक्टस का मस्तिष्क औसतन लगभग 1030 घन सेंटीमीटर का था, जो आधुनिक मनुष्य के मस्तिष्क का लगभग 80% है। उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ा था। इसी के कारण वे जटिल व्यवहार विकसित कर सके और उन्नत औजार बना सके। इससे तकनीकी इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे एचुलियन औजार परंपरा कहा जाता है, जो लगभग 19.5 लाख वर्ष पहले से लेकर 1,30,000 वर्ष पहले तक चली। इस काल के प्रमुख औजारों में हाथ कुल्हाड़ी और काटने वाले उपकरण शामिल थे, जिनका उपयोग बड़े जानवरों का शिकार करने और उनका मांस काटने में किया जाता था। इससे उन्हें दांत और नंगे हाथों के उपयोग की तुलना में काफी ऊर्जा की बचत होती थी। इसके अलावा भले ही इसके सीधे प्रमाण पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हैं, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस भाले और फेंकने वाले हथियारों का भी उपयोग करते थे। लगभग 4 लाख वर्ष पुराने भालों में सुधार के संकेत मिलते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सरल प्रकार के भाले इससे भी पहले अस्तित्व में रहे होंगे। फेंकने की क्षमता उनके कंधों की संरचना से भी स्पष्ट होती है, जो आधुनिक मनुष्यों के समान थी और उन्हें तेज और सटीक तरीके से वस्तुएं फेंकने में सक्षम बनाती थी। यह क्षमता आक्रमण और रक्षा दोनों में अत्यंत लाभकारी थी। वे सुरक्षित दूरी से शिकार कर सकते थे या दुश्मनों को प्रभावी रूप से दूर भगा सकते थे। ऊंचाई से गिरने का जोखिम ही अपने आप में खतरनाक था, लेकिन होमो इरेक्टस की चुनौतियां यहीं तक सीमित नहीं थीं। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समूह में शिकार करना भी सीख लिया था।
इसका प्रमाण केन्या में मिले 4 अलग अलग पद चिन्ह स्थलों से मिलता है, जहां वैज्ञानिकों ने कम से कम 20 व्यक्तियों के 97 पद चिन्ह खोजे। विशेष रूप से एक समूह के पद चिन्ह आकार और बनावट से संकेत देते हैं कि वह संभवतः केवल पुरुषों का समूह था, शायद एक शिकार दल। इस खोज ने शोधकर्ताओं को यह अनुमान लगाने पर मजबूर किया कि होमो इरेक्टस में लिंग के आधार पर कार्य विभाजन हो सकता था। इसके अनुसार पुरुष बड़े और खतरनाक शिकार का पीछा करते थे, हालांकि यह हमेशा सफल नहीं होता था, जबकि महिलाएं अधिक स्थिर खाद्य स्रोतों जैसे बीज और फल इकट्ठा करती थीं। यह व्यवस्था बाद के शिकारी संग्रहकर्ता समाजों से काफी मिलती जुलती है। हालांकि शिकार हमेशा सफल नहीं होता था, फिर भी इसका महत्व बहुत बड़ा था। प्रमाण बताते हैं कि लेवांत क्षेत्र में होमो इरेक्टस का स्थानीय रूप से गायब होना सीधे दांत वाले हाथियों के विलुप्त होने के साथ जुड़ा था, और दक्षिण पूर्व एशिया में यह विशाल कछुए मेगालोकेलिस के लुप्त होने के बाद हुआ। इससे पता चलता है कि वे बड़े जानवरों पर काफी निर्भर थे। यह समझ में आता है क्योंकि उनके बड़े शरीर और मस्तिष्क को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। चूंकि वे अक्सर बड़े शिकार करते थे, संभव है कि उनके पास मांस की अधिकता होती थी, जिससे भोजन साझा करने की आदत विकसित हुई। इससे प्रारंभिक सामाजिक देखभाल की नींव पड़ी। इसका प्रमाण जीवाश्मों से मिलता है, जो दर्शाते हैं कि कुछ व्यक्ति जो स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ थे, फिर भी जीवित रहे। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध व्यक्ति जिसके सभी दांत गिर चुके थे, फिर भी जीवित रहा, संभवतः इसलिए कि उसे नरम भोजन जैसे मस्तिष्क या अस्थि मज्जा दिया जाता था। इसी तरह एक गंभीर रीढ़ विकृति वाले बच्चे और एक हड्डी रोग से पीड़ित वयस्क के लंबे समय तक जीवित रहने के प्रमाण भी मिलते हैं, जो सामुदायिक सहयोग को दर्शाते हैं। शिकार और भोजन साझा करने के अलावा होमो इरेक्टस भोजन को संरक्षित करना भी जानते थे, संभवतः सुखाने या धुएं से सुरक्षित करने के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आग का उपयोग करने वाली पहली मानव प्रजातियों में से एक थे, जो एक क्रांतिकारी कदम था। हालांकि सटीक समय ज्ञात नहीं है, लेकिन प्रमाण बताते हैं कि वे कम से कम लगभग 16 लाख वर्ष पहले से आग का उपयोग कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने संभवतः प्राकृतिक आग जैसे जंगल की आग का उपयोग किया और बाद में उसे नियंत्रित करना सीखा। इससे पता चलता है कि वे ऐसे पदार्थों को समझते थे जो लंबे समय तक चल सकते हैं, और वे आग को लंबे समय तक जीवित रख सकते थे, यहां तक कि ठंडे क्षेत्रों में प्रवास करते समय उसे साथ ले जा सकते थे। आग ने न केवल उन्हें गर्मी दी, बल्कि उन्हें शिकारी जानवरों से भी बचाया और भोजन पकाने की सुविधा दी, जिससे भोजन अधिक पौष्टिक और सुरक्षित बन गया। समय के साथ आग का उपयोग और भी आम हो गया, विशेष रूप से लगभग 4 लाख वर्ष पहले, जब इसके प्रमाण मिलते हैं कि वे स्वयं आग उत्पन्न करना सीख गए थे। इसके अलावा आग ने सामाजिक संपर्क और संचार के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस ने एक प्रारंभिक भाषा विकसित की हो सकती है। पहले यह माना जाता था कि ऐसा संभव नहीं है, खासकर तुर्काना बॉय नामक प्रसिद्ध जीवाश्म के आधार पर, जिसकी शारीरिक संरचना बोलने के लिए उपयुक्त नहीं मानी गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि वह व्यक्ति एक श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वह पूरी प्रजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अन्य जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि होमो इरेक्टस का शरीर और मस्तिष्क ध्वनि आधारित संचार के लिए पर्याप्त रूप से विकसित थे। उनके मस्तिष्क के भाषा से जुड़े हिस्से आधुनिक मनुष्यों के समान आकार के थे। हालांकि उनकी हायोइड हड्डी, जीभ को सहारा देने वाली हड्डी, पूरी तरह आधुनिक मनुष्यों जैसी विकसित नहीं थी, जिससे जटिल ध्वनियां निकालना सीमित हो सकता था। फिर भी यह एक प्रारंभिक संचार प्रणाली के लिए पर्याप्त थी। हालांकि यह परिकल्पना अभी भी अध्ययन के अधीन है और इस पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। चाहे होमो इरेक्टस भाषा का उपयोग करते थे या नहीं, यह स्पष्ट है कि उनके पास प्रभावी संचार के तरीके थे, जिनकी मदद से वे आपस में समन्वय कर सकते थे। इसका प्रमाण उनकी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि से मिलता है, निर्माण करने की क्षमता। दिलचस्प बात यह है कि यह गतिविधि
संभवतः आग के उपयोग से भी पहले शुरू हो गई थी। उदाहरण के लिए 1962 में पुरातत्वविदों ने तंजानिया में लगभग 17 लाख वर्ष पुरानी एक गोलाकार संरचना खोजी जो ज्वालामुखीय पत्थरों और मिट्टी से बनी थी। हालांकि यह काफी क्षतिग्रस्त थी और इसके सटीक उपयोग का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन माना जाता है कि यह एक प्रारंभिक झोपड़ी या हवा से बचाव के लिए बनाई गई संरचना हो सकती थी। बाद की खोजों ने और स्पष्ट प्रमाण प्रदान किए। कई अच्छी तरह संरक्षित संरचनाएं मिली हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर और लकड़ी की शाखाओं से बने आश्रय शामिल हैं। कुछ संरचनाएं तो आग के गड्ढों के आसपास बनाई गई थीं, जैसे जर्मनी में लगभग 7 लाख वर्ष पुराने अवशेष। ये संभवतः सर्दियों के आधार शिविर, विंटर कैंप के रूप में काम करते थे, जिससे होमो इरेक्टस उन ठंडे क्षेत्रों में भी रह सके जहां पहले लंबे समय तक जीवित रहना मुश्किल था। उनकी अनुकूलन क्षमता कपड़ों के उपयोग से और बढ़ी। माना जाता है कि वस्त्रों का उपयोग बहुत पहले, लगभग 30 लाख वर्ष पहले शुरू हो गया था। हालांकि शुरुआती कपड़े काफी सरल थे, मुख्यतः पशुओं की खाल से बने, जो शरीर पर कम बाल होने की कमी को पूरा करते हुए गर्मी बनाए रखने में मदद करते थे। इन सभी लाभों के कारण होमो इरेक्टस ने अपने निवास क्षेत्र को व्यापक रूप से फैलाया। वे केवल भूमि तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक आश्चर्यजनक क्षमता भी दिखाई, समुद्र पार करने की। हालांकि अब तक नावों के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह तथ्य कि वे फ्लोरेस, तिमोर और रोटी जैसे अलग थलग द्वीपों तक पहुंचे, यह दर्शाता है कि उन्होंने किसी न किसी रूप में जलमार्ग का उपयोग किया। ये द्वीप कभी भी मुख्य भूमि से जुड़े नहीं थे, इसलिए यह उपलब्धि उन्हें झात सबसे प्रारंभिक समुद्री यात्रियों में शामिल करती है। इन द्वीपों पर पाए गए उपकरण और उकेरे गए शंख जैसे अवशेष बताते हैं कि ये यात्राएं आकस्मिक नहीं थीं, बल्कि योजनाबद्ध थीं। ऐसे अभियानों के लिए महीनों की तैयारी की आवश्यकता होती होगी, जो यह दर्शाता है कि उनके पास दीर्घकालिक सोच और साधन निर्माण की क्षमता थी, संभवतः बेड़े, राफ्ट जैसे साधनों का निर्माण। इस समुद्री क्षमता ने उन्हें भौगोलिक सीमाओं से मुक्त किया और उनके व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में होमो इरेक्टस मानव इतिहास की सबसे सफल प्रजातियों में से एक था। वे लगभग 19 लाख वर्षों तक जीवित रहे, जो किसी भी अन्य होमो प्रजाति से अधिक है। माना जाता है कि उनकी अंतिम आबादी लगभग 1,08,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गई। तुलना के लिए होमो सेपियंस केवल लगभग 3 लाख वर्षों से अस्तित्व में है, जबकि होमो हैबिलिस लगभग 6 लाख वर्षों तक रहा। होमो इरेक्टस के विलुप्त होने का मुख्य कारण संभवतः जलवायु परिवर्तन था। उनके पसंदीदा आवास, जंगल धीरे धीरे कम होते गए और साथ ही उनके शिकार भी घटने लगे। अंतिम समूह संभवतः जावा द्वीप पर रह रहा था, जहां पर्यावरण तेजी से बदल रहा था और वर्षावनों का विस्तार हो रहा था। जब परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलीं, तो वे खुद को अनुकूलित नहीं कर पाए, जिसके परिणाम स्वरूप उनका पतन और अंततः विलुप्ति हुई। फिर भी होमो इरेक्टस का अंत मानव इतिहास का अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे विकास क्रम का केवल एक अध्याय था। विकास की यह कहानी आगे भी जारी रही और अंततः उसी प्रक्रिया ने हमें आधुनिक मनुष्यों को जन्म दिया।